नमस्कार दोस्तों, एम के एस विद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ये पेपर पूर्णांक 70 अंक का होगा। निर्देश दिया है। प्रश्न पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर अथवा काले नीले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने वाले प्रश्न उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। छठा जो है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। देखते हैं विकल्प में बहुविकल्पी। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? विकल्प है हमारा ए भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा शुक्लांतर युग। तो इसमें ABC में कौन सा हमारा राइट होगा? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं। इनका जन्म 17 जनवरी 1888 को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अनेक निबंधात्मक रचनाएं की हैं। निबंध के क्षेत्र में उनको महारत हासिल था और वह एक प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक हैं। दूसरा देख लेते हैं। तो इस तरह हमारा पहला का विकल्प बी सही है। दूसरा उत्तर देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। तो चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य राम शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचना ग्रंथ है। अर्थात हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तीसरा, गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के विषय में कुछ। गबन 1928 में उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं को इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा रंगभूमि 1925 में, निर्मला
1925 में, कायाकल्प 1926 में, प्रतिज्ञा 1927 में और गबन 1928 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में लिखी गई है। इसके अलावा मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। यह मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय इसके प्रकाशन के संबंध में अमृत राय ने पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इनका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद यानी 1948 में हुआ। आगे देख लेते हैं चौथा विकल्प, शुक्ल युग की समावधि क्या है। विकल्प में चौथा शुक्ल युग की समय अवधि है तो क्या है। ए 1936 से 1943 तक, बी 1919 से 1938 तक, सी 1900 से 1918 तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा का उत्तर होगा बी। देख लेते हैं इसके बारे में। शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 तक मानी जाती है। शुक्ल युग की समयावधि के बारे में, शुक्ल युग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युग में से एक है। यह शांति, समृद्धि और धार्मिकता की विशेषता वाले 4 युगों में से पहला और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी साक्षात्कार या भेंटवार्ता, डी रेखा चित्र। नीट का निर्माण विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, बी। इसके बारे में देख लेते हैं। नीट के निर्माण के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके प्रकाशन तिथि 1970 मानी गई है। अगला देख लेते हैं छठा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रगतिवादी युग, डी छायावादी युग। तो इसमें विकल्प प्रिय प्रवास में उत्तर हमारा हो जाएगा ए द्विवेदी युग। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खड़ी बोली की काव्य कला, भाषा, छंद, अतुकांत इत्यादि में बहुत परिवर्तन हो चुका है, किंतु एक युग बीत जाने पर भी खड़ी बोली के काव्य विकास में प्रिय प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिऔध, सी
हरिराय बच्चन, डी सुमित्रा नंदन पंत। ए बी सी में कौन सा सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इनके बारे में देख लेते हैं। 7वां, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 तक का अनुपम काव्य है। 8वां देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती विकल्प हमारा बी हो जाएगा सही। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह रचना देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं के कारण तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल 9वां है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ए है सन 1843 से अब तक, बी है 1643 से 1843 तक, सी है 1918 से 1936 तक, डी है 1936 से 1943 तक। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए 1843 से अब तक। आधुनिक काल 1843 से अब तक, अर्थात यह जो परिवर्तन वर्तमान में हो रहा है या वर्तमान में चल रहा है, यह सब आधुनिक काल कहा जाता है। 10वां, मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? ए आधुनिक काल के, बी आदिकाल के, सी भक्ति काल के, डी रीतिकाल के। तो मतिराम डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मतिराम हिंदी के ब्रजभाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम नामक 2 ग्रंथ हैं। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ क्या क्या हैं? एक है रसराज और दूसरा है ललित ललाम। नेक्स्ट देखते हैं, हास रस का अस्थाई भाव क्या है? हास रस का अस्थाई भाव क्या है? हास ए शोक, बी रति, सी हास, डी निर्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा हास रस का अस्थाई भाव हास है। इसके बारे में इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा और चेष्टा आदि हास उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति के विकृति आकार, वेशभूषा और चेष्टा आदि को देखकर हास्य रस उत्पन्न होता है। इसका अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई
अस्थाई भाव हास्य है। और आलंब दूसरों की विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा है। उद्दीपन हास रस करने वाले चेष्टाएं। अनुभाव ओठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना। संचारी क्या है इसका? संचारी देख लेते हैं। संचारी इसका है आलस्य, और निद्रा। आलस्य, निद्रा आदि इसका संचारी है। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। सोहत ओढ़त पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रकाश। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है? तो इसमें ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा आंसर इसका बी उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं उत्प्रेक्षा के। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द मनो, मानो, मनहु, मनहु, जानो, जनहु, जनु, ज्यों आदि आए तो वहाँ रूप उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन कौन से? मनो, मानो, मनु, मनहु, और जानो, जनु, जनहु और ज्यों। ये शब्द अगर मिल जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो यहाँ है मनो, यहाँ क्या है? मनो। तो यहाँ मनो से पकड़ लो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या कहता है? अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। रूपक अलंकार क्या कहता है? रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं। जहाँ गुण की अत्यंत समानता होती है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। मन सागर, मनसा, लहरी, बूढ़े बड़े अनेक। श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं
थोड़ा सा श्लेष के बारे में देख लेते हैं। श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और अर्थ उसका अलग अलग हो या भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ मंगन जो है को देखकर, पट मीन से वस्त्र होता है और पट मीन से किवाड़ या दरवाजा जिसे कहते हैं होता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसका उदाहरण देख लेते, इसका परिभाषा देख लेते हैं। रोला छंद मात्रिक समछंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है, परंतु प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। प्रत्येक चरण में 2 चरणों में तुक आवश्यक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण बी, ए है बी है मान, सी है अक, डी है आ। तो सही उत्तर हमारा ए डी हो जाएगा। हमारा ए 14 का डी हो जाएगा हमारा। आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप मीन से समीप और सर्ग मीन से सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय के 15 क्वेश्चन। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी है 5, सी है 6, डी हमारा 3। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 16 देखते हैं। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। तो सही उत्तर हो जाएगा ए कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास की परिभाषा देख लेते हैं। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण या विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे पीताम्बर। द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। द्वंद्व समास जिस समासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व मीन से दोनों होता ही है। जिस समासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, आचार विचार, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या कहता है? जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान ना हो, कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, सांकेतिक अर्थ जो है प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ में अलग करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तत्पुरुष समास की बात करते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे मृत्युंजय, अर्थात मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने वाला कौन है? शिव। अगला देखते हैं। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का ए अश्रु, बी आंसू, सी रोना, डी आँख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसू का अश्रु होगा। तत्सम क्या है? तत् मीन से उसी के समान। तत् मन उसी के, सम मन समान, उसी के समान। उसी मीन से किसके समान? संस्कृत के समान, यानी जो है संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है अश्रु। अर्थात इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे धन, नारी, सर्वदा। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन। यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र है आदगुणा, बी आकाशवर्णे दीर्घ, सी इको याणाची, डी वृद्धि रेची। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी इको याणाची। जबकि आदगुणा
गुण संधि का है सूत्र है। आकाशवाणी दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है। वृद्ध रेच वृद्धि संधि का सूत्र है। ये यण संधि का सूत्र है और गुण संधि का सूत्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। फलस शब्द का, फलस में शब्द के विभक्ति और वचन बताना है। ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें 19वां में क्या होगा आपका ए। ये हो जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन। 20वां क्वेश्चन है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। ए द्विवचन प्रथम पुरुष, बी प्रथम पुरुष एक वचन, सी उत्तम पुरुष एक वचन, डी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी प्रथम पुरुष एक वचन। पठ धातु लंग लकार भूतकाल का ये विभक्ति और वचन है। प्रथम पुरुष जो है भूत लंग का प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत चलेगा। थैंक यू दोस्तों। MKS विथ क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक्स। इसके आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू।